नाइन्थ आपने कैसे भी निकाल दिया है, पर 10th क्लास में आपको सीरियस होके पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा आपको जब आप एक टारगेट बना के बैठोगे। तो क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है। 10th बोर्ड में यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड के अंदर। तो जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, यहां से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। बस आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी निपटाएंगे और एनसीईआरटी के बाद फिर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। पर चले फिलहाल के लिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए काम का है, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। 10th वालों को तो सोचना ही नहीं है, 9th वालों के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो देखो बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारे वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो संख्याएं होती है ना, जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं उनको हम मुख्यतः 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। जो पहला हिस्सा होता है हमारा, वो होता है वास्तविक संख्या का, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है काल्पनिक संख्या का, और तीसरे हिस्से में जो संख्या आती है वो आती है सम्मिश्र संख्या, है ना, सम्मिश्र संख्या। तो ये कुछ 3 संख्याएं होती हैं। ये मैंने अपनी तरफ से इसको बांट रखा है समझने के लिए। तो देखो, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो रियल जिंदगी में होती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हमारे जीवन में अस्तित्व है, जिन्हें हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते आते हैं। और ये चैप्टर का नाम भी है, तो इसके बारे में तो पूरी कहानी चलनी है। वास्तविक संख्याएं क्या है, अगर इनके बारे में और डिटेल्स जानना चाहें तो ये समझ सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं ना, जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, मतलब जो चीज रियल लाइफ में है। और काल्पनिक संख्याएं किसको बोलेंगे, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्याओं में कौन आता है सर, तो देखो बेटा, काल्पनिक संख्याओं में आते हैं ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल। मतलब जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उनका अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो वो सब किस श्रेणी में काउंट हो जाएंगे, काल्पनिक वाले में। जैसे अपने पास 4 है और 4 के ऊपर लगा दिया रूट, तो आप इसका वर्गमूल लिख सकते हो 2, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर यहां पे ऋण लगा देता, तो ऋण लगा देना तो आप बोलोगे सर -2 लिख दें क्या, और यहां हो जाएगी गलती आपसे, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल नहीं पाते। इनको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो ये अपने सिलेबस के भी नहीं है। पर आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इतना सा कि निकलता कैसे है। ये देखो, अंडर रूट में -4 दिया हुआ है, तो एक वैल्यू होती है आई स्क्वायर का मान -1 माना गया है। बहुत विस्तार से आप क्लास 11 में पढ़ोगे इसके बारे में। तो देखो, 4 तो ये है, और जो माइनस है उस -1 की जगह पर हम लोग लिख देते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, ऋण 1, है ना। तो 4i², उस ऋण 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, i² लिख दिया। 4 का वर्गमूल होता है 2, और i का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 2i हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो है स्क्वायर होने की वजह से यहां से रूट हट जाता है। अब सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या में जो दोनों हो, मतलब जैसे एक तो वास्तविक संख्या भी हो, अब इसी में चाहे जोड़ दो या घटा दो, कोई भी काल्पनिक संख्या, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। यह बात क्लियर हुई। काल्पनिक का मतलब समझते हो, जैसे आप सभी की कल्पनाओं में वो है, होशियार हो अभी, है ना, तो वो आपके रियल जिंदगी में तो है नहीं। आप सोचते हो कैसा होगा वो, मतलब नौकरी वगैरह, पैसा वैसा, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पढ़ाई करने की यही सही सब समय है। 9th आपने कैसे भी निकाल दिया है, पर 10th क्लास में आपको सीरियस होके पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा आपको जब आप एक टारगेट बना के बैठोगे। अगर इस विचारधारा के साथ आप आके बैठ गए हो लेक्चर के अंदर कि सर पढ़ा देंगे, हम देख लेंगे, छाप लेंगे, चले जाएंगे, और फिर उसके बाद आप देखोगे 3 दिन बाद आपके मन में ये क्वेश्चन उठने लगेगा, सर पढ़ने मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, टीचर ज्ञान दे रहे हैं पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। जो मिलता है पढ़ाई की बात करता है, पर क्या करें, पढ़ाई मन ही नहीं करता।
ऐसे सिचुएशन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक सिलेक्टेड टॉपिक, एक टारगेट बना लो और उस टारगेट के पीछे लग करके आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बूस्ट होती जाती है अंदर से। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी रेस के अंदर आपको दौड़ा दिया जाए, अगल बगल कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कहां तक जाना है ये नहीं पता है, कहां से शुरुआत किया यही पता है आपको, और आप भागे रेस के अंदर, तो आप पहले पूरी ताकत से भागोगे। ताकत से भागने के बाद अगल बगल आप देखोगे कोई आ ही नहीं रहा, हार जीत का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, तो आप थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी आपकी डाउन होने लगेगी। आपको लगेगा ना यार पैदल भी चलेंगे तब भी रेस अपनी नहीं जीतेंगे, और कहां तक जाना है ये भी नहीं पता तो चलते जाएंगे, तो आपका उस रेस को दौड़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वहीं पे सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आपका डेस्टिनेशन डिसाइड कर दिया जाए कि वहीं तक आपको जाना है, आपका टारगेट सेट हो गया है, आप भागे यहां से, तो अगर बगल में कॉम्पिटिटर है 3-4 टू, और वो भी भागे आप भी भागे, अब आप सब अगर 30 की स्पीड से भागे, तो पहले वाली स्थिति में आपकी स्पीड घटती गई थी और यहाँ वाली स्थिति में बढ़ती जाएगी। क्यों? बगल में कंपटीशन आ गया है, एक टारगेट सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब यह हुआ 9 जैसे तैसे निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th क्लास में बिल्कुल अपना एक विजन क्लियर करते हुए फोकस के साथ बैठकर स्टडी करनी है ना, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। आज सवाल लगाते हैं फिर से, अब इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि यहां तक की कहानी हमने देख ली है। तो मोटे मोटे तौर पे अपने को जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं को अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, प्रयास करें लेक्चर बहुत लंबा ना जाए, है ना। तो देखो बेटा, जो संख्या है, जो चैप्टर है हमारा वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, समझ गए सर। तो बेटा वास्तविक संख्याओं को ना हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला हिस्सा होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, अच्छा। और दूसरा होता है पूर्णांक, इंटीजर जिसको बोलते हो, और डेसिमल नंबर। अरे सर अंग्रेजी मत बोलिए सर, हिंदी में बोलिए। देखो अब फ्यूचर में इंग्लिश बहुत काम आएगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहा करो, एक एक शब्द दिमाग में बैठते जाएंगे, है ना। चलो, दशमलव संख्या क्या होगी? तो दशमलव संख्या का मतलब होता है जिस संख्या में दशमलव लगा हो, जैसे 0.5, 0.3, 0.23, 0.35, 35, 35, 35, 35। ज्यादा 3-5 तुम लोग भी मत करना। और तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके बारे में देखते हैं। पहले इनके खानदान को समझ लेते हैं, भैया इनके घर में कितने प्राणी हैं, है ना। तो दशमलव संख्याओं को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा सर ये तो बड़ा मजेदार है वास्तविक संख्या के लायक उत्तर होगा दशमलव, उसके भी 2 लोग हो गए। अच्छा, तो दशमलव संख्याओं को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। पहली संख्या होती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, उपद्रवी बच्चा, नालायक बच्चा, है ना। शांत का मतलब होता है एक ऐसी दशमलव संख्या जो एक निश्चित अंकों तक ही जाती है, जैसे 235, 0.238, 0.35 या 0.35, 1, 2, 1। यहां तक की कहानी है बिल्कुल नेक। शांत दशमलव में संख्याएं थोड़े अंकों के बाद रुक जाती हैं, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। पर अशांत वाली स्थिति में ऐसा नहीं है। अशांत वाली स्थिति में 2 प्रकार के होते हैं। अशांत वालों में 2 प्रकार के लोग होते हैं भाई। पहला प्रकार ये होता है अशांत दशमलव संख्या मगर आवर्ती। मगर कैसी? आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या हो भैया? आवर्ती मतलब संख्या बार बार रिपीट होए, दोहराई जाए। और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या हो जाए? अशांत रहे लेकिन अनावर्ती रहे, मतलब दशमलव रुकबे न करे और ना दोहरावे जाए। तो देखा आवर्तिक मतलब क्या हो जाए? देखा 0.353535 डॉट डॉट डॉट, अनंत को 3 अंकों दिखाते हैं, 0.281 281 281, ऐसे चलता जाएगा।
तो अशांत भी है, दशमलव पता नहीं कहां तक जा रहा है, कोई अता पता नहीं है, लेकिन आवर्ती है मतलब रिपीट हो रहा है। ये देखो ना, इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी 3 रिपीट हो रहे हैं, जरूरी नहीं 3 रिपीट हो, 3 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 हो जाएगा। यहां देखो एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और अनावर्तिक मतलब होता है ना तो रुके दौड़ते जाए और ना दोहराई जाए। अच्छा 0.351800 डॉट 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 2.35355 बहुत सारे हो गए संख्याएं, है ना। तो इस तरीके की जो संख्याएं अपने पास आती हैं अशांत दशमलव वाली, अशांत में अगर आवर्ती है मतलब रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनावर्तित मतलब ना रिपीट हो रही है ना तो रुक रही है। तो अशांत दशमलव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिनको संख्या रेखा दर्शा सकते हैं? कितने भागों में तोड़ सकते हैं? 2 भागों में। पहला है दशमलव संख्या और दूसरा है पूर्णांक। इसकी चर्चा भी करेंगे। दशमलव संख्याओं को भी हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, शांत और अशांत। शांत का मतलब एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो होती है वह निश्चित होती है। ये देखो दशमलव बाद में कितने अंक है ये हमको पता है, 1 2 3। इसमें कितने अंक है? 2। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो इनकी संख्या निश्चित है। और अशांत वाले में क्या हुए? अशांत वाले में निश्चित नहीं होगा। जैसे आपका टारगेट, आपका लक्ष्य भी निश्चित नहीं है, उसी तरीके से इसका भी कोई अता पता नहीं है कहां तक जा रहा है ना। ऐसे बच्चे गंदे बच्चे होते हैं। देखो आवर्ती वाली स्थिति में क्या हो गया, ये देखो 3 3 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इनका भी नहीं पता कहां तक जाएंगे, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये दोहराए जा रहे हैं। इनका भी नहीं पता कहां तक जाएंगे, पर ये दोहराव भी नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशल समझना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं हिंट के तौर पे। इस संख्या को हम बोलते हैं परिमेय, और इस संख्या में इस वाले भाग को, है ना, इस वाले हिस्से को भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय। बहुत ध्यान से आप इन चीजों को सुनते चलना, लेक्चर में पूरा ध्यान लगा के चलना है आपको, क्योंकि ये सारे अपने आप में क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो ऐसे फालतू नहीं बन रहा कि मतलब इसमें आए कुछ भी पढ़ाए और निकल गए। इस वीडियो में एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है वो सब अपने आप में क्वेश्चन है। तो बहुत सीरियस होकर आपको सुनना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सबसे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। आप अच्छे से बैठो, फ्री से, ईमानदारी से, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, ये कहानी समझ गए ना दशमलव वाली। हटा दें इनको, बिल्कुल सर हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दो भैया इनको सबको। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नहीं भैया, किताब से नजर नहीं हटनी चाहिए। यहाँ देखो, अगर जीवन कुछ अच्छा करना है किताब पे नजर फोकस करो, किसी के चेहरों में क्या रखा है। पूर्णांक पता कैसे करें बबुआ? तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं एक संख्या रेखा जो खींची जाती है, एक संख्या रेखा जो खींची जाती है। पूर्णांक में आप ऐसे समझना, सारे के सारे धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। अच्छा सर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, इसको आई दिखाते हैं। आई कहां शुरू होगी संख्या? तो माइनस अनंत से शुरू होती है, चलते 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 0 पे आती है, फिर चलते 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 प्लस अनंत पे जाती है। यही होता है पूर्णांक। अच्छा, कितने पूर्णांक होते हैं टोटल नहीं पता है। सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या बताएं सर, कुछ अता पता नहीं, अनंत अनंत है ना। इस तरीके की कहानी चलती है। अब इसी संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती है जिनको थोड़ा स्पीड से हम लोग समझ लेते हैं। इन्हीं में एक संख्या निकल के आती है प्राकृतिक संख्या, या प्राकृत संख्या हम बोल सकते हैं उसके, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, इसको यन से दिखाते हैं। देखो, एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां देखो, प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू होती हैं संख्याएं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। तो ढेरों क्वेश्चन बन गए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, ये देखना जरा, सब प्लस में है। मतलब
धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। जीरो क्या है सर? जीरो तो जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ये बात आप जानते रहे ना। आइए अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, जो कि है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये क्या है? तो देखो बहुत आसान है। होल नंबर का मतलब होता है W, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दो, बस। प्राकृतिक संख्या में जीरो अकेले और लिख दो, हो गया पूर्ण संख्या। अच्छा सर कैसे? तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो फिर से कहानी चल जाएगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से क्या कहानी बनेगी, जरा ध्यान से देखो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, सबसे छोटी विषम और सम, अभी तो पढ़ा नहीं, वो पढ़ लेता है फिर यहाँ चर्चा करते हैं ना। वैसे सम विषम आप जानते होंगे, 2 4 6 8 को सम बोलते हैं, 1 3 5 7 को विषम बोलते हैं। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 1, सबसे बड़ी विषम पूर्ण संख्या अनंत, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या 0। 0 इज अ इवन नंबर, है ना। 0 इवन नंबर है, ये आप जानते रहो। तो अब अगली जो संख्या आती है हमारी, वो बहुत ही प्यारी है। वो संख्या है भाज्य और अभाज्य संख्या। मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या। बहुत काम आने वाला है ये नंबर, अभाज्य संख्या। और दूसरा अपने सिलेबस में यहां क्वेश्चन बनता है भाज्य संख्या से रिलेटेड, है ना, तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनो। भाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं, पहली बात तो एक से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और साथ के साथ उसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। ये कहा है सर गुणनखंड? अभी बता रहे, सब्र करो थोड़ा सा। और भाज्य संख्या क्या होती है? यह भी एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी संख्या, और इसमें क्या होता है ना, कम से कम 2 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड। कितने गुणनखंड? 3 गुणनखंड हो। सर पहले तो गुणनखंड समझाओ हमको, फैक्टर क्या है ये गुणनखंड? देखो गुणनखंड को अंग्रेजी में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, गुणनखंड कोई संख्या जिस संख्या से कटता है या कटती है वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे अगर मैं 12 लिखूं तो 12 किससे कटता? 1 से कटता है। आप बोलो सर 2 से कट जाता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। तो 12 के कितने गुणनखंड हो गए, जरा देख लो तो। 1 2 3 4 5 6 लोगों से निपट जाता है 12। इसका मतलब यह हुआ कि कोई संख्या जितनी संख्याओं से कटती है वो इसके गुणनखंड होते हैं। तो अपने को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो। तो आप बोलो सर एक, तो एक तो लेना ही नहीं है, एक से बड़ी संख्या लेनी है। एक से बड़ी संख्या होती है अपने पास 2। 2 किससे किससे कटता है? तो आप बोलोगे 1 से कटता है और खुद से कटता है, 2 ही गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद 2 के बाद आता है 3। 3 भी अभाज्य है, क्योंकि 1 और 3 से कटेगा। 4 नहीं, 4 देखो किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटेगा और 4 खुद से कटेगा। तो कितने गुणनखंड हो गए उसके? 3 हो गए। तो 3 लोगों वाले को इधर डाल देते हैं, 4 हो गया। अब अगला नंबर आता है 5। तो 5 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो 2 ही गुणनखंड है। इसका मतलब 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 के बाद आता है 6। तो आप तुरंत बोलोगे नो सर, बिकॉज 6 2 और 3 दोनों से हो जाता है स्वाहा। तो यहां हो जाएगा 6, यहां आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 9, और ये ऐसे संख्याएं चलती जाएंगी, है ना। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अब यहाँ बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, देखना जरा। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे बड़ी इनफाइनाइट। तो छोटा तो हमें देखना होता है, सबसे बड़े में इनफाइनाइट आंसर आता है। भाज्य संख्या में पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आप बोलोगे 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या,
9, जो विषम भी हो, भाज्य भी हो और छोटी भी हो, तो 9 ही वह संख्या है जो भाज्य भी है, विषम भी है और छोटी भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अच्छा, एक और प्यारा प्रश्न यहां से बन जाएगा जो 9th क्लास में आपने बनाया होगा कि देखो, पूर्ण संख्या अगर ये है, पूर्ण संख्या अगर ये है तो प्राकृतिक संख्या ये है, अगर ये W है तो ये क्या है, n है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो, पूर्ण संख्या के गोले में सारी प्राकृतिक संख्या आ गई, इसका मतलब वो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है पर 0 प्राकृतिक नहीं है। तो ये बात आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अब अभाज्य संख्याओं में भी ना 2 वर्जन आते हैं, अभाज्य संख्याओं में भी 3 वर्जन आते हैं। 3 अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या में एक आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब यह होता है और एक आता है अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं इसे। सह अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम होता है इसका नंबर। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 2 और 3, इनका जो मासा है वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब इनका जो कॉमन हो, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे सर? तो देखो, 2 कटता है 1 से, 2 कटता है 2 से, 2 के गुणनखंड हो गए। अब 3 का चेक करो, 3 कटता है 1 से, 3 कटता है 3 से, तो 3 के भी कितने गुणनखंड है, 2, 2 के भी कितने गुणनखंड है, 2, इसलिए ये अभाज्य है। अब सहअभाज्य क्यों बोले? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 1। क्या कॉमन है, 1। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 कॉमन होता है वही सह अभाज्य कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है, आप ऐसे हल्का से जान लो, कोई भी 2 संख्या, इसमें क्या होता है, कोई भी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे मैं बताऊं, इसमें भाज्य भाज्य सब आते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 4 और 5, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 4 और 5 का जो गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड, वो 1 है, इसलिए यह अपेक्षित अभाज्य संख्या में गिनी जाएगी। इसे हम सह अभाज्य नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम, और इसे क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो थोड़ा बहुत उटपटांग तरीके का ही आप समझ लीजिएगा। तो यहां तक की कहानी है अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो, 2 बहुत ही प्यारी संख्याएं बची रह गई हैं। एक तो बची है परिमेय संख्या, ये अपने समझ लेनी है, और दूसरी बची हुई है अपरिमेय संख्या। तो ये भी समझ लो फटाफट से, परिमेय और अपरिमेय। यहां से भी क्वेश्चन बनने हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां Q जो है वो आपका 0 बराबर नहीं होना चाहिए, बस, है ना। मतलब एक ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जो हर है वो 0 ना हो, बस। अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बहुत दुख है जीवन में, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो सर कौन सी संख्या परिमेय होगी? तो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। तुम जितनी भी संख्याएं अपने दिमाग में सोच सकते हो, काल्पनिक वाले को छोड़ करके, वो सब परिमेय है, सब 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 की सब परिमेय है। परिमेय संख्या समुद्र है और अपरिमेय संख्याएं हैं बहुत कम। अपरिमेय संख्याओं को अगर हम समझ लें तो उनको छोड़ करके जो भी संख्या बचेगी वो सब क्या होगी, परिमेय होगी। तो जैसे अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक बहुत प्यारा नंबर होता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान होता है 22/7। वो क्या है, परिमेय है। क्यों है? आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि भैया पाई मान, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब पाई का एक्चुअल मान ये नहीं है, ये लगभग मान है, इसलिए ये परिमेय है। और ये क्या है, अपरिमेय, इसको हम लिख ही नहीं सकते। और कौन सी संख्या होती है? तो बेटा अभी जब मैंने आपको दशमलव संख्या पढ़ाया तो बच्चों हमने जब देखा वो सवाल, उसमें क्या देखा था कि दशमलव संख्या 2, शांत अशांत अशांत वाला भी 2, तो 2 जो कोने की तरफ था, जो
अनावर्ती था, मतलब ना तो रुक रहा था और ना रिपीट हो रहा था, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। बाकी उसको हटा दो तो दुनिया जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा और फॉर्मूला है आपका, वो क्या है, वो मैं यहां लिखा देता हूं, हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और प्यार से। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको कई बार लिखा रहता है, ये वाले हिस्से को लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे से। उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक करके जाना और वीडियो को कंप्लीट देख के जाया करो। 20 से भाग जाते हो, है ना, पूरा देखा करो, तब समझ में आएगा आपको। तो जहां दिक्कत हो आप कमेंट में बताइए हमको। ऑल द बेस्ट।